Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. ना इस वीडियो में मैं आप सबको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और साथ ही साथ ईसीजी एंड उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग जो होता है प्रोसेस, जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, उन सब का जो है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एमसीक्यू करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और साथ ही साथ मैं इसके जो बेसिक फंडामेंटल है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बिहाइंड, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी डील करूंगा थोड़ा बहुत, ताकि जो भी यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करें उसके बारे में आपको भी क्लियर आइडिया हो कि व्हाई आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ द वीडियोज रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, एंड इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्निकल सब्जेक्ट, देन दिस चैनल विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। नाउ अब हम आज का टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी वाला पार्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। क्या इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है। सबसे पहले ये जो जिस लॉ पे बेस्ड है उसका बेसिक लॉ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉ आपका फैराडे आपने 10th में पढ़ा होगा या फिर 12th में पढ़ा होगा, उस पे बेस्ड है। जो कि लॉ सिंपल सा ये था कि अगर ये कोई भी आपका कंटेनर हो और ये इसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट आप डाल दो और इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट डालो, इलेक्ट्रोड डालो, एक एनोड होना चाहिए आपका, एक कैथोड। एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है। तो जैसे ही आप इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो आपका जो एनोड है वहां से कुछ मटेरियल डिप्लेट होके आपके कैथोड इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा और यहाँ पे जाके वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक लॉ है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, अब इसी लॉ पे जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने पहले पढ़ा होगा, 12th में भी ये पढ़ाया जाता है, गैल्वेनाइजेशन एंड ऑल जो होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, जो हमारा वर्कपीस होता है, मान लो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, इसका मतलब पेंट को हमें किसी मेटल के ऊपर जमाना है। ठीक है, उसके ऊपर प्लेस्ड करना है, तो हमें जो है जो हमारा वर्कपीस होगा उसको हमें कैथोड बनाना होगा, और जहाँ से पेंट हमारा निकलेगा, जहाँ से हमारा पेंट डिप्लेट होगा, उसको हमें एनोड बनाना होगा। ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि हमारा डिपॉजिट होता है, हमारा रिक्वायरमेंट है डिपॉजिट करना होता है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल के केस में हमारा रिक्वायरमेंट जो है मशीन आउट करना होता है, मतलब ब्रेक आउट करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो वर्कपीस होगा वो यहाँ पे कैथोड हो जाएगा, सॉरी एनोड हो जाएगा। ठीक है, एनोड से ही क्योंकि मटेरियल निकल के कैथोड पे जमा होता है, तो इसलिए इस बार क्या करेंगे, हम वर्कपीस को जहाँ पे हम वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पे हम मशीनिंग आउट करना चाहते हैं, उसी को हमने एनोड बना दिया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ से मशीनिंग आउट होगा और जो भी हमारा वियर पार्टिकल है वो कैथोड की तरफ जाएगा और बीच में ही हम लिक्विड के थ्रू उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये आपका कैथोड जो है टूल होता है और आपका जो वर्कपीस है वो एनोड होता है। एनोड मीन्स पॉजिटिव और कैथोड मीन्स नेगेटिव। ठीक है, और इसके बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है इन दोनों के बीच में, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है एक तरह से सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है हाईली यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो H2 और O2, मतलब यहाँ पे H प्लस आयन निकलता है और OH माइनस आयन निकलता है। ठीक है, तो ये सब हम इसके बीच में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है उसके बीच में नहीं जानेंगे, हमारा बस काम इतना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, बेसिक जो लॉ है उसे समझना है। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप अगर आप जो है इफिशियंटली करना चाहते हैं, जैसे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट पे यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे और इसके बीच से जो है आपका लिक्विड आता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच से आता है। और इस टूल को हम प्रेशराइज करते हैं, और प्रेशराइज करने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद जो है यहाँ पे धीरे धीरे मेल्टिंग होने लगता है, और मेल्टिंग होने के बाद यहाँ का जो मशीन्ड पार्टिकल है वो वियर आउट होके धीरे धीरे इस लिक्विड के साथ बाहर चला जाता है। और ये बाहर लिक्विड के साथ इसलिए हो जाता है बिकॉज हम यहाँ से प्रेशर बनाए रखते हैं। ओके, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इलेक्ट्रोड गैप है उसको ऑलवेज इतने पे मेंटेन करके ऑप्टिमम ये होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड गैप। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका इसका जो प्रेशर होता है 0.7 से लेके 3 मेगा पास्कल, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा कि बेसिक एलिमेंट्स में क्या यूज होता है। सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का जो है आपका हाई केमिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट ही आपका सर्किट को जो है पूरा करता है। और इसका विस्कोसिटी जो है वो लो होना चाहिए, बिकॉज अगर आप यहाँ से प्रेशर इम्प्लॉय कर रहे हो तो आपका अगर विस्कोसिटी हाई रहेगा तो वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे चिपक रहेगा। बट हमें यहाँ पे लिक्विड को जो है यहाँ से बाहर निकालना है, और फिर से इलेक्ट्रोलाइट के और फिर से इलेक्ट्रोड गैप जो है आपका उसके बीच से ये वाला गैप जो यहाँ पे है इसके बीच से फिर से दूसरा लिक्विड लाना है। तो ज़्यादा चिपकाऊ नहीं होना चाहिए यहाँ पे लिक्विड, वो आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने साथ मशीन पार्टिकल को भी लेके बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका विस्कोसिटी लो होना चाहिए एंड केमिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल दिस, ये सब छोटा मोटा प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है कि इसमें कौन सा होता है, तो मेनली इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये सोडियम नाइट्रोइड, ठीक है। ये एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा, ओके। और जो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं उसका मेन काम तो एक होता है कि मशीन्ड पार्टिकल को बाहर निकालना, ठीक है। उसके साथ साथ उसका काम होता है जो वहाँ पे मशीनिंग की वजह से हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को भी रिमूव करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिएक्शन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स बनता है, ओके। इस हाइड्रोजन बबल्स को भी खत्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें टूल मटेरियल, ठीक है। टूल मटेरियल जो है आपका वो किस टाइप का होना चाहिए, वो भी आपका थर्मली कंडक्टिव होना चाहिए, बिकॉज जो है पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट ये आपका इलेक्ट्रिकल है, तो थर्मली कंडक्टिव होना चाहिए और हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन होना चाहिए और इलेक्ट्रिकली भी होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका सरफेस फिनिश जो है टूल का वो भी बेटर होना चाहिए। और टूल जो है हमारा किसके बनता है, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, कॉपर। उसके बाद आपका ब्रास एंड ब्रॉन्ज पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर, तो कॉपर टूल जो है ईसीएम में यूज होता है, ये तो आप हमेशा याद रखना। और इसमें जो पावर सप्लाई देते हैं वो आपका 5 से लेके 25 वोल्ट के बीच में होता है, और आपका जो करंट डेंसिटी होता है 1.5 से लेके 8 एम्पियर पर एम एम स्क्वायर होता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था, एलिमेंट्स था अबाउट द ईसीएम। अब थोड़ा इसका बेनिफिट देख लेते हैं, जिसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये सबसे ज़्यादा हाई रेट में मशीनिंग करता है, मोस्ट हाई रेटेड मशीन है। इस बार जो एमआरआर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कन्वेंशनल में भी और नॉन कन्वेंशनल में, मतलब ये सुपीरियर है, इससे ज़्यादा किसी का एमआरआर नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका कि इसमें सरफेस फिनिश हमें बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज जो हमारा मशीनिंग होता है, जैसे ये आपका अगर वर्क पीस हो गया तो यहाँ पे मशीनिंग जो होगा वो लेयर वाइज होता है, ठीक है। पूरा का पूरा लेयर यहाँ से बाहर निकलता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है, ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसमें टूल वेयर बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं होता है, 0% होता है, बिकॉज हम यहाँ पे कोई इम्पैक्ट कराते ही नहीं है, कोई फोर्स लगाते ही नहीं है टूल और वर्कपीस के बीच में, कोई भी ऐसा इम्पैक्ट लोग लगता ही नहीं है कि जिससे हमारा टूल जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वियर हो, ओके। तो टूल वियर जो है यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस होता है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ केमिकल फोर्स से होता है, तो इसके वजह से जो हमें एक्स्ट्रा जो क्लैंपिंग होता है, जैसे आप कहीं पे मशीनिंग कर रहे हो, जैसे कहीं पे कटिंग करते हो तो आपको जिग्स और फिक्सचर पे उसको रख के अच्छे से क्लैंपिंग करना होता है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल फोर्सेस लगता है, तो हमें एक्स्ट्रा क्लैंपिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब जो है इसका थोड़ा सा डिमेरिट देख लेते हैं कि डिमेरिट क्या है। सबसे पहला डिमेरिट तो आपका ये है कि ये शार्प एज को नहीं कर सकता है मशीनिंग, कॉर्नर एंड ऑल को, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि एवरी न्यू जॉब नीडेड डिजाइन, इसमें जो भी हम जॉब करते हैं, जो भी हम मशीनिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी मशीन कंपोनेंट का, तो उस हर प्रोडक्ट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करना पड़ेगा टूल का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इसके लिए डिमेरिट है, सबसे बड़ा डिमेरिट। और हाँ, ये इस ऑपरेशन को करने के लिए जो है आपको एक हाईली स्किल्ड जॉब पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, ये ऑर्डिनरी पीपल इसमें नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते समय, ठीक है। और उसके बाद है यूज ऑफ द कोरोसिव मीडिया। कोरोसिव मीडिया मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कभी कभी जो है कोरोड करने लगता है वर्क पीस को, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्टी है यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला डिमेरिट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए आपका बेनिफिशियल होता है, इसके थ्रू आप ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है। और उसके बाद ये नोजल वाला, ये सबसे ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ईसीएम का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। इसका जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है कि कितना अमाउंट में हम हमारा एमआरआर होता है, कितना मास जो है हमारा मशीन आउट हो रहा है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका
चार्ज का, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है आपका ए अपॉन बी, ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट आप सबने पढ़ा होगा अपने 9th या 8th में केमिस्ट्री में कि एटॉमिक वेट, ठीक है, अपॉन जो वैलेंसी होता था, ठीक है, वैलेंसी उससे करते थे। जैसे आपका एल्यूमिनियम का हो जाता है 27 एटॉमिक मास, ठीक है, और उसको जो है इसका वैलेंसी होता है 3, इसे डिवाइड करो तो यहाँ पे 9, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो यहाँ पे मास निकालने के लिए आपको m इक्वल टू क्यू इक्विवेलेंट वेट अपॉन f करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका ये मास आएगा, कितना मास आपका मशीन आउट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपका f क्या होता है, ये फैराडे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू है 96,500 होता है, ओके। और यहाँ पे जो चार्ज है आपका, चार्ज आता कहाँ से, आपका करंट से आता है। करंट क्या होता है आपका Q अपॉन टी, कितना चार्ज आपका किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है वही होता है करंट। तो यहाँ से आप Q की जगह पे IT लिख सकते हो। तो फाइनली जो आपका MRR आएगा उसका फॉर्मूला आपका ये है IA अपॉन एफ भी रो, ठीक है। अब देखो रो आपका यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, ए आपका क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास, ठीक है, आई आपका है करंट, एफ है आपका 96,500 और भी है आपका वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका MRR आएगा उसका यूनिट इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे जो डेंसिटी रखा है उसका यूनिट कैसा है। अगर वो मीटर क्यू होगा तो आपका ये मीटर क्यू अपॉन सेकेंड आएगा। अगर आपने इसको क्यू में रखा है तो इसका जो है क्यू अपॉन सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप मस्ट याद रखना, और ये एक बेसिक वाला जो है जो फैराडेज लॉ का है वो ये भी याद रखना, ठीक है ना। अब जो है ऑलमोस्ट ये ECM जो है खत्म हो गया, हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं सारे MCQ क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, टाइम कम है थोड़ा, बट हाँ जितने मैंने ऐड किए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आए हुए हैं, ठीक है। अब जब ये इंडिविजुअली आपका सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब अब हर टॉपिक का, जैसे आपका ECM हो गया, LBM हो गया, EBM हो गया, AGM हो गया, ये सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं कंबाइंड करके आपका एक वीडियो बनाऊंगा MCQ पे बेस्ड, जिसमें आपका PYQ क्वेश्चन रहेगा EAC और गेट का, ठीक है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट समझने में भी हेल्प करेगा और क्वेश्चन भी वही वाले आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं उसमें न्यूमेरिकल भी बताऊंगा इस पे। अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ECM प्रोसेस जो है रिमूवल ऑफ द मेटल फ्रॉम द वर्क पीस टेक्स प्लेस। कहाँ से जो है रिमूवल ऑफ द मेटल होता है, तो आपका जो वर्क पीस है वो एनोड होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। तो वहां से आपका होता है एनोडिक डिसोल्यूशन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ, तो आपका हो जाएगा ECM, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। फिर है उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, गैप बिटवीन द टूल, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 0.5 mm के आसपास होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है इन ECM मशीनिंग प्रोसेस, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, टूल स्टेशनरी रहता है या फिर वर्क रहता है, कौन क्या रहता है उसके बारे में देखना है। तो पहला देखते हैं, बोथ टूल एंड द वर्क पीस आर स्टेशनरी, नहीं, बिकॉज हमने देखा था कि जो हमारा टूल होता है उससे हम प्रेशराइज करते हैं किसको, इस वर्क पीस पे, ताकि यहाँ से लिक्विड जो है मशीन आउट पार्टिकल के साथ बाहर आ सके। तो इसका मतलब आपका टूल मूव करेगा और आपका वर्क पीस जो है वो स्टेशनरी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड शेप ऑफ द जेट इंजन ब्लेड और टरबाइन ब्लेड, मैंने ये वाला बताया था आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ECM। फिर उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑन द वर्क सरफेस टेक्स प्लेस, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके वर्क पीस के सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टूल एंड कार्बाइड टिप्स आर शार्पेंड बाय, ठीक है, इसको हम किससे शार्प करते हैं, इसमें जो है चाहे कितना भी आपका हार्ड टूल हो, जैसे टंगस्टन कार्बाइड का हो गया या फिर कोई भी हो, उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का करते हैं यूज फॉर शार्पनिंग, ठीक है। बिकॉज टूल जो है जनरली बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल का बना होता है, ठीक है, तो किसी और ज्यादा हार्ड मटेरियल को ढूंढ के उसका डायरेक्ट कांटेक्ट करा के मशीनिंग करवाना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, तो इसलिए सबसे इजीएस्ट वे होता है ये, इसके हेल्प से जो है किसी भी टूल का मशीनिंग करना और उसको शार्पनिंग करना, ओके। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट MCQ थे, बाकी मैं फिर से MCQ इस पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगा, बट अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, ये ग्राइंडिंग वाले पे, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल हॉर्निंग जो है उस पे बताऊंगा, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सरफेस फिनिशिंग जो है उस पे भी बताऊंगा, ओके। तो अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें,
and if you like the video, then please like, share and subscribe MS Tutorial. Okay, thank you so much and good luck.